अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कैसे अब्रोड शिफ्ट हो गए, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे थे। कुछ इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे कि मुझे सबको सिंगल हैंडेडली बताना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो इसमें मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जितना पता मैं सिर्फ उतना बता सकती हूँ। और मैंने कभी भी कहीं भी अप्लाई नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। ये जस्ट मेरे हस्बैंड ने जॉब अप्लाई की थी, तो हमें वहाँ से आइडिया हुआ था कि हाँ जी, ये भी एक प्रोसीजर होता है, तो मूव आउट। तो हुआ ये था कि हमने एक कंपनी, जैसे कि आपको पता है, अगर आप सीए फील्ड से रिलेट आप हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन है, तो आपको आइडिया होगा किसकी फर्म्स होती हैं। इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं, बिग 4 होती हैं, दैन बिग 10 होती हैं, टॉप 10 होती हैं। तो इनकी ऑफिशियल साइट्स होती हैं। इनकी ऑफिशियल साइट्स पे आप देख सकते हैं, हर कंपनी की ऑफिशियल साइट होती है। उस कंपनी की साइट में पोर्टफोलियो में प्रोफाइल में कंप्लीट डिटेल होती है। उसमें रिक्रूटिंग होती है कि क्या वो हायर कर रहे हैं। फिर उस हायरिंग के अंदर आप जाके देखते हो तो उसमें एक प्रॉपर डिटेल होती है कि हाँ जी, ये कंपनी अगर हायर कर रही है तो आउट ऑफ कंट्री कर रही है, विद इन कंट्री हायर कर रही है। और उसमें सारा क्राइटेरिया होता है कि आप किस क्वालिफिकेशन के और किस एक्सपीरियंस के साथ आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम गोज़ विद अस कि हमने ये किया कि जो मेरे हस्बैंड की जॉब थी और जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से हमने इंटरनेशनल फर्म लग्जमबर्ग में अप्लाई कर दिया था, PwC फर्म में। और इधर अप्लाई करने के बाद जैसे कि होता है कि स्क्रूटनाइजेशन हुई प्रॉपर, एक उन्होंने अपना प्रोसीजर फॉलो किया। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद उनकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग होती है, दैन सेकंड स्क्रीनिंग होती है। सेकंड स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू, दैन थर्ड इंटरव्यू, उसके बाद हायरिंग होती है। उन्होंने सारे इंटरव्यूज़ से, इस सारे प्रोसीजर से गो थ्रू होने के बाद मेरे हस्बैंड को उन्होंने हायर जब किया तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मतलब जो भी डिटेल्स थी उसमें A to Z डिटेल था, आपकी टाइमिंग, आपका ऑफिस और आपकी जॉब, आपका टैक्स अमाउंट, सारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, जो कि एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि आई एम जॉइनिंग सम कंपनी को, मुझे इस कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या मेरी टाइमिंग है, क्या शेड्यूल होगा, ईच एंड एवरीथिंग उस कॉन्ट्रैक्ट में थे। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो अपने स्पाउस को बुला सकते थे, स्पाउस वीज़ा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी उनको वर्क परमिट इशू करेगी। इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह, एक हमारा प्रोसीजर ये था कि आप भी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। उन्होंने हमें वर्क परमिट इशू करना था। उस वर्क परमिट के बेस पे हम गैरी में जाके हमने वो वीज़ा अप्लाई करना था। हमें वीज़ा नहीं भेजा उन्होंने वर्क परमिट भेजा, जो कि हमने एम्बेसी जाके उस वर्क परमिट के साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके पासपोर्ट के साथ उनको सबमिट करवाई। इंटरव्यू होता है समटाइम नहीं होता, वो उसके मुताबिक फिर जब वीज़ा लग के आया, पासपोर्ट रिसीव हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ओरिजिनल के साथ जाते हैं, फिर उसके साथ वो वीज़ा लग के आता है उस परमिट के बेस पे। अब उस परमिट की वजह जब हम आए, हमारा वीज़ा लग के आया, तो हमारी, अगर आप कॉस्ट पूछेंगे तो कॉस्ट यही थी कि हमारी जो हमने उनसे डॉक्यूमेंटेशन DHL वगैरह कराए वो 50,000 1 लाख के अराउंड वो कॉस्ट हो जाएगी। उसके अलावा आपकी कॉस्ट होती है, आपके टिकट्स होते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज़ अकोमोडेट कर देते हैं, कुछ कंपनीज़ आपका नहीं करते, आपको जो आपका एक्सपेंस होता है वो रिटर्न नहीं करते, आपको खुद ही करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखा जाए तो आपके कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होता है कि आपने उनको डॉक्यूमेंट्स DHL करवाने होते हैं, क्योंकि वो बाय पोस्ट ही रिसीव करते हैं, आप थ्रू इंटरनेट नहीं होता। वहाँ से लेके आपकी टिकट्स के बाद आपकी कुछ शॉपिंग्स हो जाती हैं, वो आप मैंडेटरी नहीं है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लाइक मेन थिंग। इसके बाद जब आपने अकोमोडेट करना होता है खुद को, उधर आके रेंट एरिया और सम होटल, उसके एक्सपेंस। तो अगर आप तो फैमिली के साथ जा रहे हो, ऑब्वियसली यू विल लाइक आप प्रेफर करेंगे कि कोई परमानेंट प्लेस हो, होटल में तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक घर टिकट से लेके घर तक का एक्सपेंस अगर आप देखा जाए तो इन 2022 start of the 22 it was 20 lakhs for us, like both of us, not for a single person, with tickets, with a contract of rent in the place, और यहाँ मूव होने के प्रॉपर शिफ्टिंग चार्जेस हमारे ये थे। हमें ये कॉस्ट आई थी। आपकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ आप किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जितना मुझे इल्म है। इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ ऑफिशियल नहीं है कि मतलब आपका ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरी कि मैं ये कह रही हूँ कि ये ऐसे ऐसे होता है तो लाजमी सबके साथ यही प्रोसीजर सब फॉलो करें तो हो सकता है। वीज़ाज़ होते हैं, परमिट होते हैं, वर्क परमिट होता है, स्टडी परमिट होता है, जॉब परमिट होता है। अब जॉब परमिट, स्टडी परमिट और इसके बाद इमिग्रेशन परमिट होता है। सॉरी, इमिग्रेशन परमिट वही नॉट अफोर्डेबल कि आपको पहले तो 30-40 लैक्स होता था, आपको 70-80 लैक्स आपको एक पर्सन की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, फिर आपको अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे कोई 100% चांस नहीं होता कि आपका लाजमी वीज़ा लग के आएगा। वो ऑल डिपेंड अपॉन दैट कंट्री कि वो कंट्री आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है कि नहीं प्रोवाइड करती इमिग्रेशन वीज़ा। ये बहुत रेयर, मतलब बहुत अपर क्लास के लिए होता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको क्रिएट करनी पड़ती है, फिर मेंटेन करनी पड़ती है।
उसके बाद आ जाता है सेकंड प्रोसीजर होता है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा भी ऑब्वियसली नॉट वेल रिकमेंडेड कि अगर आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है लेकिन आप सिर्फ मूव होने के लिए स्टडी वीज़ा ले रहे हो, वो भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एडमिशन्स के अलावा आपको एक बैंक स्टेटमेंट इसके साथ भी मेंटेन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में फ़ीस नहीं पे कर पाते तो आपको आपके बैंक में इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप उसकी फ़ी पे कर सको। उसके लिए वो एक आपसे बैंक स्टेटमेंट लेते हैं आपकी फ़ी के रिलेट, कि आप यहाँ आ रहे हो तो यू आर ऑन बाय योर ओन, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम आपके बैंक में इतनी अमाउंट होगी कि आपके वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। थर्ड होता है जॉब परमिट। जॉब परमिट भी दो किस्म के होते हैं, और फर्स्ट ये होता है कि आप जॉब परमिट बाय करते हो। सेकंड ये होता है कि कंपनी आपको ऑफ़र करती है। बाय करने में भी अच्छी खासी कॉस्ट होती है लेकिन नॉट दैट मच एक इमिग्रेशन और स्टडी वीज़ा के लिए। समटाइम्स कुछ कंट्री 10,000 यूरोज़, डॉलर्स, पाउंड्स, 15,000 उसमें आपको जॉब परमिट देते हैं। उसमें ये होता है कि आपके 6 मंथ्स के अंदर और 9 मंथ्स उनकी अपनी, हर कंट्री की अपनी ऑफ़र होती है कि वो कितने मंथ्स आपको ऑफ़र करते हैं कि आप उनकी कंट्री में उस जॉब परमिट की बेस पे आएँ, जॉब्स अप्लाई करें, ढूंढें। अगर आपको विदिन 6 मंथ कोई जॉब ऐसी मिलती है जो कि आपको जॉब परमिट इशू कर देते हैं कि आप उनके आप उनके बिहाफ उस कंट्री में रहोगे तो दैट्स वेल एंड गुड, आप उसमें स्टे कर सकते हो। वो आपकी फिर जॉब परमिट उसकी बेस पे आपका जो वहाँ पे स्टे होता है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। सेकंड जॉब परमिट जो हमारा था कि आपको कंपनी खुद ऑफ़र करती है। आप अपनी स्टेट में अपनी कंट्री में बैठे हुए हो, आपको वो कंट्री वो जॉब परमिट इशू करती है। उस परमिट के मुताबिक वो आपका वीज़ा होता है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ नॉट वीज़ा, एक परमिट लेटर होता है। उस लेटर की बेस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब किसी कंपनी ने जॉब परमिट इशू किया। क्यों? क्योंकि ये उस कंपनी का लॉ, उस कंपनी की गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि वो आउट ऑफ कंट्री इतने पर्सनस को, इस कैलिबर के पर्सन को बुला सकती है। तो जॉब परमिट जब भी मिलता है तो 98% चांसेस होते हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच एज़ फार एज़ आई नो। मैंने काफ़ी अरसे से लोगों को बाहर मूव करते हुए देखा है, अप्लाई करते हुए देखा है, तो बहुत से रोले पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो इसी चीज़ के पीछे होते हैं, यार बैंक स्टेटमेंट बनानी है 30 लाख 40 लाख। अब तो 30 लाख 40 लाख का मेरा ख्याल 2 दिन रह गया जो डॉलर का रेट चल रहा है। अब मुझे रिसेंटली किसी फ्रेंड ने अप्रोच किया था, शी वाज सेइंग कि हमें 70 लाख, वो कह रहे हैं कि आप एक पर्सन के लिए, वो 2 हस्बैंड वाइफ जाना चाह रहे थे, कि आपको 70 लाख मेंटेन करना पड़ेगा फॉर सिंगल पर्सन, अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको मिलेगा। तो अगर आपको पता है, अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं तो दिस इज़ द ईजीएस्ट अप्रोच कि आप अपनी जॉब के रिलेट, आप अपनी क्वालिफिकेशन के रिलेट ऑफिस वो देखें, प्लेस देखें, इंडस्ट्रीज़ देखें, फर्म्स देखें, उनकी आप इंटरनेशनल ऑफिशियल साइट्स देखें। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री के उस साइट्स को ओपन करो। उस साइट में आप सर्च करें हायरिंग में, रिक्रूटमेंट में, कि क्या वो हायर कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, आपकी स्टेट स्पेसिफिकली, क्या वो पाकिस्तान से या जो भी ये देख रहे हैं उनकी स्टेट से क्या वो इस चीज़ को हायर कर रहे हैं। अगर हायरिंग हो रही है तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करें। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये है जो कि मुझे मतलब पहले नहीं था आइडिया, कि आप इस चीज़ को लाजमी देखा करें कि जो आप प्रोसीजर होता है ना, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उस रिक्वायरमेंट में फॉल कर रहे हो। अदरवाइज़ इनकी सीवी का जो, जब आप सीवी या रेज़्यूमे भेजते हो ना, उस रेज़्यूमे को ये ऑटोमेटिकली छांटी कर देते हैं। वो कोई पर्सन बैठ के उसको नहीं देख रहा होता। आप अपनी सीवी को स्पेसिफिकली जो आपका एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट करें, उस वर्ड को, उस जो आपके एक्सपीरियंस को, जो भी चीज़ है आपको, आप किसी ऑडिट में है, आपका टैक्स में है, आप इंजीनियरिंग में है, जिस इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक उस फील्ड को 1 से 2 जगह हाईलाइट करें और आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई करें तो सीवी उस हिसाब से आपकी उठाई जाती है बाय ऑटोमेटिक प्रोसीजर, और आफ्टर डेट वो सारा प्रोसीजर मैनुअल होता है। तो ये भी चीज़ आपको ख्याल करनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल जॉब्स। तो आप सीवी अपनी इस तरीके से पहले उसको प्रिपेयर करें कि आपका वो वर्ड क्लियर हो, जिस वर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतर रहे हो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे अप्रोच। दिस वॉज ऑल द प्रोसीजर जिससे हम मूव किए। ये हमारी कॉस्ट थी, और इसके अलावा नथिंग वॉज, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं बताया गया। मुझे बहुत लोगों ने पूछा था और मुझे ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मिल रहा। ऑब्वियसली एक न्यू फोन के साथ आप कैसे इतनी चीज़ें